नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास, 1 रुपए की डकैती, पार्ट 8। ले लो। अजीत मलिक एक एक शब्द चबाकर कह उठा। रात के 12 बजे तक तुम टांगे पसार कर सो सकते हो, उसके बाद तुम्हें हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा। देवराज चौहान खामोशी से मुस्कुराया। कहाँ लेटूं, बेड पर या नीचे? मलिक दांत भींचकर कह उठा, तेरे बाप का बेड नहीं है। देवराज चौहान की आंखों में सुर्खी उछली, जिसे वह दबा गया। लेकिन जैसे नागिन अपने शिकार की तस्वीर आंखों में कैद कर लेती है, उसी तरह देवराज चौहान ने उसका चेहरा अपने मस्तिष्क में बिठा लिया था। बिना कुछ कहे वह तिजोरी के पास ही कालीन पर लेट गया। रात भर जागने के कारण आंखों में नींद भरी पड़ी थी, लेकिन सबसे जरूरी बात उसके मस्तिष्क में यह घूम रही थी कि मीर सिंह चावला के जाल में से कैसे निकले। उसे आज़ाद करने की शर्त थी कि वह तिजोरी के दोनों लॉक खोल दे, जबकि वह खुद जानता था वह यह काम कर तो सकता है, लेकिन ज़्यादा वक्त चाहिए। मीर सिंह उसके साथ मौत का खेल खेल रहा है और वह मीर सिंह के मौत के इस खेल को पूरा नहीं होने देना चाहता था। मीर सिंह के लिए वक्त में सिर्फ आज का दिन बाकी था। मीर सिंह के जाल से कैसे निकलना है, इस बारे में देवराज चौहान कोई रास्ता नहीं निकाल पाया था। लेटे ही लेटे उसने करवट लेने के लिए आंखें खोली कि उसका जिस्म वहीं का वहीं ठहर गया। आंखें खुली की खुली रह गई। मीर सिंह के कहने पर उसने जो रिवॉल्वर फेंका था, वह मीर सिंह के डबल बेड के नीचे एक हाथ अंदर पड़ा नजर आ रहा था। मीर सिंह से चूक हो गई थी। उसके द्वारा फेंके गए रिवॉल्वर को उठाना भूल गया था। देवराज चौहान की आंखें रिवॉल्वर पर टिकी रही। देवराज चौहान के लिए उस रिवॉल्वर को हासिल करना जरूरी था। रिवॉल्वर कब्जे में आ गया तो अपनी जान बचाने का कोई रास्ता आसानी से निकाल सकता था, लेकिन रिवॉल्वर पाने की देवराज चौहान ने कोई जल्दी नहीं की। वह आंखें बंद किए उसी तरह पड़ा रहा, जैसे कि गहरी नींद में डूब गया हो। मलिक और गनमैन उसकी तरफ से पूरी तरह सतर्क थे। अजीत मलिक 15 मिनट बाद सावधानी से गन थामे एक चक्कर उसके पास आकर लगा गया था। देख गया था कि वह गहरी नींद में है। तुम तीनों इसकी तरफ से लापरवाह मत होना, मलिक गनमैनों को सावधान रहने की ताकीद करता हुआ बोला। यह बहुत खतरनाक इंसान है। गनमैनों ने सहमति से सिर हिलाया। मैं अभी आता हूँ, कहने के साथ ही मलिक बाहर निकल गया। देवराज चौहान सब सुन रहा था। मलिक के जाने के 5 मिनट बाद ही देवराज चौहान ने ऐसे करवट ली जैसे कोई नींद में लेता है। उसका और डबल बेड का फासला 8 फीट था और एक करवट में 1.5 फीट का फासला उसने कवर कर लिया था। अगले आधे घंटे में उसने ऐसी 3 करवटें ली और बेड के करीब पहुंच गया। गनमैन यही समझ रहे थे कि वह नींद में करवट ले रहा है। तभी अजीत मलिक ने भीतर प्रवेश किया। सब ठीक है? जी हाँ। मलिक ने एक निगाह देवराज चौहान पर मारी, फिर दरवाजे के बीच बिछा रखी कुर्सी पर बैठा और गन को गोद में रखते हुए सिगरेट सुलगाकर कस लिया। 20 मिनट बीत गए। देवराज चौहान ने आखिरी करवट और ली। इसके साथ ही उसका हाथ बेड के नीचे पड़ी रिवॉल्वर पर जा पड़ा। उंगलियों के रिवॉल्वर को छूते ही उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कान आ गई थी। देवराज चौहान को वीडियो कैमरों का भी ध्यान था कि हो सकता है टीवी स्क्रीन पर उसे वॉच किया जा रहा हो। वह पेट के बल लेट गया। कुछ देर बाद रिवॉल्वर सहित उसका हाथ बेड के नीचे से निकलकर पेट के नीचे दब गया और धीरे धीरे रिवॉल्वर अपने पैंट के भीतर तक फंसा ली। इस सारे काम से निपटकर उसने ढेर सारी राहत की सांस ली और उसके बाद धीरे धीरे निश्चिंत सा गहरी नींद में डूबता चला गया। 9 बजे देवराज चौहान की आंख खुली। नींद पूरी न होने की वजह से उसकी आंखों में सुर्खी व्याप्त थी। आंखें खोलते ही उसने कमरे में निगाह मारी। चेहरे बदले हुए थे। नए गनमैन कमरे में सावधानी की मुद्रा में खड़े थे। एक तरफ कुर्सी पर शांत मुद्रा में मीर सिंह चावला बैठा था। दोनों की निगाहें मिली। मीर सिंह मुस्कुराया। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। शुभ प्रभात, मीर सिंह ने व्यंग से भरे तीखे स्वर में कहा। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। मुझे अफसोस है कि कल का प्रभात तुम नहीं देख पाओगे, मीर सिंह ने पूर्वता लहजे में कहा। तुम्हें 2-2 ताले खोलने हैं और अभी तक एक भी नहीं खोल सके। खुल जाएंगे, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारे पास आज रात 12 बजे तक का वक्त है, मीर सिंह ने उसे याद दिलाने वाले अंदाज में कहा। मालूम है मुझे,
देवराज चौहान शांत स्वर में बोला, तुम्हारा बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? इस बात की इजाज़त किसी को नहीं है, लेकिन तुम्हें दे देता हूँ, तीखे स्वर में कहते हुए मीर सिंह ने बाथरूम के दरवाजे की तरफ इशारा किया। जाओ और कोई शरारत करने से पहले गनमैनों की तरफ देख लो। देवराज चौहान बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाथरूम में प्रवेश करके भीतर से सिटकने लगा ली। बाथरूम क्या, अच्छा खासा कमरा ही था, लेकिन दूसरी तरफ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। देवराज चौहान के मस्तिष्क में वीडियो कैमरा घूम रहा था कि कहीं वह बाथरूम में कहीं फिट न हो, लेकिन कम चांस था बाथरूम में वीडियो कैमरा फिट होने का। फिर भी रिस्क लेना ठीक नहीं था। देवराज चौहान ने कमीज ऐसे उतारी कि पैंट में फंसी रिवॉल्वर उतारी गई कमीज के भीतर ही छिपकर रह गई। साथ ही उसकी निगाह कहीं छिपे वीडियो कैमरे के लेंस को तलाश कर रही थी, जो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। देवराज चौहान नहा धोकर 15 मिनट में बाहर आ गया। रिवॉल्वर पैंट में फंसी हुई थी। चलते समय उसकी मौजूदगी का आभास हो रहा था। टेबल पर बहुत बढ़िया नाश्ता मौजूद था। यह तुम्हारे लिए है, मैं मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता, मीर सिंह ने व्यंग भरे स्वर में कहा। देवराज चौहान मुस्कुराया, आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठा और नाश्ता करने लगा। वैसे तुमने यह कैसे सोच लिया था कि मीर सिंह चावला जैसे इंसान के यहाँ घुसकर डकैती कर लोगे? मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, और इस बार तुम्हारी कोशिश का तुक्का तीर नहीं बन सका। मीर सिंह हंस पड़ा। यह तो ऊपर वाला जाने, तुम्हारे लिए तो इस समय मैं ही ऊपर वाला हूँ और मैं ही नीचे वाला हूँ, मीर सिंह ने कड़वे स्वर में कहा। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर मीर सिंह को देखा। बहुत ज्यादा घमंड है अपने ऊपर। घमंड नहीं, ताकत कहो, तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ, और मेरी ताकत का अंदाजा भी होगा तुम्हें। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा, नाश्ते से निपटकर तिजोरी खोलने में लग गया। कुर्सी पर बैठा मीर सिंह सख्त निगाहों से देवराज चौहान को देखता रहा। गनमैन सतर्क खड़े थे। दोपहर 2 बजे तक देवराज चौहान ने तिजोरी का चाबी वाला लॉक खोल लिया। बहुत खूब, कामयाबी मुबारक हो देवराज चौहान, मीर सिंह ताली मारकर कह उठा। मुझे तो जरा भी उम्मीद नहीं थी कि तुम एक भी ताला खोल लोगे। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। चारों गनमैन सतर्क खड़े थे। अभी तुम्हारे पास 10 घंटे बाकी हैं, कोशिश करो, शायद कॉम्बिनेशन के नंबर मिलाने में कामयाबी मिल जाए। मैं चलता हूँ, यह वक्त मेरे आराम का है, शाम को मुलाकात होगी, तब मैं तुम्हारे साथ 12 बजे तक रहूँगा। आखिरी शब्दों में जहरीलापन आ गया था। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। मीर सिंह चावला कुर्सी से उठा और बाहर निकल गया। सिगरेट समाप्त करके देवराज चौहान कॉम्बिनेशन के नंबर मिलाने लगा। तिजोरी के ठीक बीचों बीच नंबरों वाली चक्री लगी थी, ऊपर एरो का निशान था। तिजोरी का जो कॉम्बिनेशन नंबर था उसे हर बार एरो पर लाकर तिजोरी खोलने वाले हैंडल को दबाना था। जितने भी अंकों का नंबर था, उन अंकों को हर बार ठीक ढंग से एरो पर लाकर हैंडल दबाया जाए तो तिजोरी का बंद दरवाज़ा खुल जाएगा। बहुत कठिन काम था यह, बार बार चूक होना ज़रूरी थी। उसके बाद फिर शुरू से सिलसिला चालू हो जाना था। तभी अजीत मलिक ने भीतर प्रवेश किया। सुना है चाबी वाला लॉक खोल दिया है तुमने? मलिक ने कहर भरे स्वर में कहा। हाँ, देवराज चौहान मुस्कुराया। कॉम्बिनेशन मिलाने की कोशिश कर रहे हो अब? हाँ, कामयाब नहीं हो सकते, मलिक के स्वर में विश्वास का भाव था। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। तुम्हारे लिए खाना आ रहा है, भूख नहीं है, खाना नहीं चाहिए? नहीं। मलिक बाहर निकल गया और मिनट भर में ही वापस आ गया। देवराज चौहान तिजोरी की कॉम्बिनेशन नंबर मिलाने की चेष्टा में व्यस्त हो गया था। सिगरेट सुलगाए मलिक कुर्सी पर बैठा देवराज चौहान को देखे जा रहा था। शाम के 7 बज रहे थे जब मीर सिंह ने भीतर प्रवेश किया। देवराज चौहान कॉम्बिनेशन नंबर मिलाने में व्यस्त था और नाकामयाबी की दौर से गुजर रहा था। लाख कोशिश करने पर भी सफल नहीं हो सका था। देवराज चौहान को इस बात का एहसास भी था कि इतने कम वक्त में वह तिजोरी का कॉम्बिनेशन ठीक तरह से सेट नहीं कर पाएगा। कहाँ तक पहुँचे देवराज चौहान? मीर सिंह ने व्यंग भरे स्वर में कहा। मीर सिंह के भीतर आते ही अजीत मलिक फौरन कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया था। देवराज चौहान ने मीर सिंह को देखा और मुस्कुराकर बोला, अभी तो वहीं का वहीं हूँ। मीर सिंह ठहाका लगाकर हंस पड़ा। देवराज चौहान,
इस तिजोरी का कॉम्बिनेशन नंबर मिलाना असंभव बात है। तुम 5 साल भी लगे रहो तब भी नहीं खोल सकते, जबकि तुम्हारी जिंदगी के 5 घंटे ही बचे हैं। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। 5 घंटे बहुत होते हैं, मानना पड़ेगा। मीर सिंह हंसकर बोला, मौत को सामने देखकर भी घबरा नहीं रहे। मौत मेरे करीब होती तो शायद घबराता। देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम्हारा मतलब कि सामने नहीं है? नहीं, 5 घंटे दूर है। मीर सिंह ठहाका लगाकर हंस पड़ा। जिंदा दिल इंसान हो। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा, उठा और अपना जिस्म सीधा करने वाले अंदाज में हाथ पांव हिलाने लगा। गनमैन उसकी हर हरकत के प्रति सतर्क थे। मीर सिंह व्यंग भरी निगाहों से उसे देख रहा था। वक्त क्यों खराब कर रहे हो देवराज चौहान? जो वक्त बचा है उसे इस्तेमाल करो। हो सकता है तुम्हारी किस्मत साथ दे जाए और शायद कॉम्बिनेशन नंबर मिल जाए। देवराज चौहान ने मीर सिंह को देखते हुए मुस्कुराकर कश लिया। क्या हुआ? मीर सिंह ने मुस्कुराकर पूछा। कॉम्बिनेशन नहीं खुलेगा, देवराज चौहान ने विश्वास भरे स्वर में कहा। तो मालूम हो गया तुम्हें? कॉम्बिनेशन मिलाने का कोई खास तरीका है। तिजोरी पर नंबरों के जो बटन नजर आ रहे हैं वह सिर्फ धोखा है। मीर सिंह के चेहरे पर हैरानी के भाव उभरे। यह बात तुम किस आधार पर कह रहे हो? मीर सिंह, देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर कह उठा। पिछले 5 घंटे में मैं एक नंबर भी ठीक तरह नहीं मिला सका, जबकि इतनी देर में 1-2 नंबर तो मिलने ही चाहिए थे। मीर सिंह चावला जोरों से हंस पड़ा। मान गए तुम्हें देवराज। हंसी रोकते हुए मीर सिंह कह उठा, तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी कि इतनी गहरी बात को तुमने आसानी से पकड़ लिया, जबकि कोई और होता तो कॉम्बिनेशन मिलाने पर ही लगा रहता। मजा आ रहा है तुमसे खेल खेल कर। देवराज चौहान कहर भरी निगाहों से उसे देखता रहा। तो अब बताओ कैसे खुलेगी तिजोरी? यह तुम बताओगे मीर सिंह। मैंने बताना होता तो तुम्हें कष्ट ही क्यों देता देवराज चौहान? मीर सिंह कड़वे स्वर में बोला। यह तो धोखेबाजी हो गई, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। वह कैसे? तुमने तिजोरी खोलने के लिए मुझे 24 घंटों का वक्त दिया, जबकि तिजोरी खोलने के लिए जो ताले सामने नजर आ रहे हैं वह धोखा है। इसका असली लॉक अभी तक मेरी नज़र में नहीं आया। जब तक तुम असली लॉक के बारे में बताओगे नहीं तो मैं तिजोरी खोलूंगा कैसे? यही तो खेल की खूबसूरत कड़ी है। मीर सिंह हंस पड़ा। 24 घंटे में तुम्हें तिजोरी खोलनी थी। खोलना तुम्हारा काम है और 5 घंटों का वक्त तुम्हारे सामने है। देवराज चौहान के चेहरे पर सर्द मुस्कान लिपट गई। बहुत अच्छा खेल खेल रहे हो मीर सिंह। चित भी अपनी, पट भी अपनी, सारे इक्के अपने हाथ में थाम लिए और मुझे कहते हो कि आओ देखते हैं कौन जीतता है। मीर सिंह ऐसे ही खेल खेलता है, वही खेल जिनमें जीत मेरी हो। मैं न तो कभी हारता हूँ और न ही हार पसंद करता हूँ। यह मीर सिंह का स्टाइल है। स्टाइल? देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। मीर सिंह हंसा। तुमने अभी देवराज चौहान का स्टाइल नहीं देखा। देवराज चौहान ने पूर्वता स्वर में कहा। देखता, जरूर देखता, अगर तुम्हारी जिंदगी तुम्हें मौका देती, लेकिन तुम्हारी सांसें तो आज रात 12 बजे खत्म कर दी जाएंगी। मीर सिंह तुम्हारी सांस को मुट्ठी में जकड़कर तोड़ देगा। देवराज चौहान आगे बढ़ा और कुर्सी पर बैठ गया। मीर सिंह की आंखें सिकुड़ी। तिजोरी नहीं खोलनी क्या? जो काम मैं कर ही नहीं सकता उसमें वक्त बर्बाद करने की मेरी आदत नहीं है। मीर सिंह हंस पड़ा। तो जिंदगी का आखिरी वक्त आराम से बिताना चाहते हो? ऐसा ही समझ लो। देवराज चौहान ने सिगरेट निकालकर सुलगाई। जिंदगी भर बहुत भाग दौड़ कर ली, आखिरी चंद घंटे तो आराम से बिता लेने दो। मीर सिंह के चेहरे पर वैसी भाव उभरे। 2-4 बाकी के बचे घंटों में जिंदगी की कोई हसरत पूरी करना चाहते हो तो बता दो। मैं नहीं, मैं सिर्फ आराम करना चाहता हूँ। आखिर तुमने हार मान ही ली देवराज चौहान। मीर सिंह व्यंग से हंसा। बहुत सुना था कि देवराज चौहान कभी हार नहीं मानता, लेकिन मीर सिंह के सामने बच्चा है देवराज चौहान। देवराज चौहान ने सपाट चेहरे और सर्द निगाहों से मीर सिंह को देखा, फिर मुस्कुराया। विस्की लेना पसंद करोगे? दुनिया की सबसे उम्दा विस्की है, चलेगी। मीर सिंह ने मलिक को इशारा किया तो मलिक बाहर निकल गया। देवराज चौहान ने सिगरेट का कश लिया। एक बात तो बताओ देवराज चौहान। देवराज चौहान ने मीर सिंह चावला को देखा। इंसान को जब मालूम हो जाए कि वह मरने वाला है तो उस समय कैसा लगता है?
मौत का एहसास कैसा होता है? मीर सिंह ने व्यंग भरे स्वर में पूछा। देवराज चौहान की आंखों में छाए सर्द भाव गहरे हो गए। अभी मेरे मरने में वक्त बाकी है। मौत का एहसास होना तो शुरू हो चुका होगा। नहीं, अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि मैं मरने जा रहा हूँ। देवराज चौहान के सपाट चेहरे पर भावहीन मुस्कान उभरी। जब मौत का एहसास होगा तो तब तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। जरूर बताना। मैं जानना चाहता हूँ कि मौत को सिर पर आई देखकर कैसा लगता है। मीर सिंह हंसा। देवराज चौहान ने बिना कुछ कहे कश लिया। तभी मलिक ने भीतर प्रवेश किया। उसके हाथ में विस्की की बोतल और गिलास था। मेहमान की सेवा करो, मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, मीर सिंह ने तीखे स्वर में कहा। पीकर यह आने वाली मौत को भूलना चाहता है। मलिक देवराज चौहान के पास पहुंचा और गिलास में विस्की को डालकर देवराज चौहान को गिलास थमाया। गिलास थमाकर देवराज चौहान ने घूंट भरा। कमरे में 4 गनमैन बिल्कुल सतर्क मुद्रा में खड़े थे। मीर सिंह देवराज चौहान से कम 15 फीट दूर बैठा था। मलिक बोतल को टेबल पर रखते हुए पीछे हट गया था। कैसी लगी विस्की? अच्छी है। देवराज चौहान ने सर्द मुस्कान के साथ उसे देखा। जी भरकर पियो। मौत देने से पहले मैं तुम्हें हर वह चीज़ दे देना चाहता हूँ जो तुम्हारी ख्वाहिश हो और इस वक्त मेरी पहुँच में हो, मीर सिंह चावला जहरीले स्वर में कह उठा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने बढ़िया मेहमान नवाज हो, देवराज चौहान ने कहा और घूंट भरने के बाद सिगरेट का कश लिया। मलिक, देवराज चौहान को देखते हुए मीर सिंह ने कटुता भरे स्वर में कहा। मेहमान को काजू पेश करो। यस सर। मलिक फौरन बाहर निकल गया। मीर सिंह ने तीखी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो वह भी बता दो। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर उसे देखा, कहा कुछ नहीं। कितना वक्त हुआ है? देवराज चौहान ने स्थिर लहजे में कहा। घड़ी, मीर सिंह विशैले स्वर में बोला। तुमने भी बांध रखी है? हाँ। देवराज चौहान उसे देखकर सर्द अंदाज में मुस्कुराता हुआ बोला। लेकिन मेरी और तुम्हारी घड़ी में वक्त का फर्क होगा, जबकि यह तो तुम्हारी घड़ी तय करेगी कि 12 बज गए हैं। मीर सिंह कड़वे अंदाज में हंसा। ठीक कहते हो। कहने के साथ ही मीर सिंह ने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह मारी। 11 बजे हैं, मतलब कि मेरी मौत को अभी 1 घंटा बाकी है। देवराज चौहान मुस्कुराया। हाँ, लेकिन हैरानी की बात है कि मौत का खौफ अभी तक तुम पर हावी नहीं हुआ। अभी 1 घंटा बाकी है, इसलिए। देवराज चौहान सपाट स्वर में कह उठा। जब 12 बजने में 10 मिनट रह जाएंगे तब शायद मौत का खौफ हावी हो। मीर सिंह ने घूर कर उसे देखा। लगता है 2 पैग तुम्हारे लिए नाकाफी रहे हैं, एक बड़ा पैग और ले लो, तब भी कुछ नहीं होगा। देवराज चौहान मुस्कुराया। क्यों? मीर सिंह का चेहरा सख्त हो गया। क्योंकि मौत का नशा जब सिर पर सवार हो तो फिर और कोई नशा सिर पर सवार नहीं हो सकता। मीर सिंह कड़वे अंदाज में कह उठा। इसका मतलब मौत का भय तुम्हारे सिर पर चढ़ चुका है? ऐसा ही समझ लो, देवराज चौहान ने होठ से घोटकर कहा। तुमने दिन में भी खाना नहीं खाया, अब भी नहीं। भूखे पेट मरना अच्छा नहीं होता। बाद में मुझे लगेगा कि मेरी मेहमान नवाजी में कमी रह गई है। कुछ खा लो, मीर सिंह ने व्यंग से कहा। खिला दो, देवराज चौहान ने लापरवाही से कहा। मीर सिंह ने मलिक को इशारा किया। मलिक बाहर निकल गया। तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए देवराज चौहान। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत आसान मौत दूंगा। अगर तुम्हारे हाथ में 1 रुपए का सिक्का लग जाता और उसके ऊपर बने नक्शे के दम पर तुम बाज जाति का खजाना लेने पहुंच जाते तो वह आदमखोर बाज जाति तुम्हारे शरीर को नोच नोच कर खा जाती। बहुत बुरी तड़पती मौत मरते तुम। शुक्रिया, देवराज चौहान ने व्यंग से कहा। किस बात का? मुझे आसान मौत देने का। मीर सिंह ने उसे घूर कर देखा। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्यों? मौत तुम्हारे सिर पर है और तुम उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, जबकि तुम्हें अपनी जिंदगी की भीख मांगनी चाहिए, मीर सिंह ने दांत भींचकर सख्त स्वर में कहा। देवराज चौहान मुस्कुराया। जरूरी तो नहीं कि तुम जो सोचो वही हो। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान मौत के खौफ से कोसों दूर हो जाता है। मलिक को भीतर प्रवेश करते देखकर देवराज चौहान बोला। अब मुझे आराम से खा लेने दो, बीच में बोलना मत। अजीत मलिक उसके पास पहुंच चुका था, खाने का थाल लेकर।
तिपाई सरकाकर उसने देवराज चौहान के सामने रखी और उस पर खाने का थाल रख दिया। देवराज चौहान खाने में व्यस्त हो गया। मीर सिंह दांत भींचे देवराज चौहान को घूरे जा रहा था। अजीत मलिक सतर्क खड़ा था। 4 गनमैनों के गनों का रुख देवराज चौहान की तरफ था। मौत की घड़ी धीमी धीमी टिक टिक करती हुई आगे बढ़ रही थी। 12 बजने में 10 मिनट रह गए हैं देवराज चौहान, मीर सिंह चावला क्रूर स्वर में कह उठा। देवराज चौहान मुस्कुराया। मीर सिंह के जबड़ों में कसाव आ गया। उसने मलिक को देखा। इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मीर सिंह के होठों से गुर्राहट निकली। मुझे भी यही लगता है सर, मौत को सामने देखकर इसका दिमाग हिल गया है, मलिक बोला। मीर सिंह चावला दांत पीसते हुए कुर्सी छोड़कर उठा। निगाहें देवराज चौहान पर थी। देवराज चौहान पुनः मुस्कुराया। मैं? मीर सिंह चावला दांत पीसकर कह उठा। देवराज चौहान को मारना चाहता था, किसी पागल को नहीं। खेल खत्म होने से पहले ही सामने वाला होश खो बैठे तो खेल का मजा नहीं आता। सर, ठुकाई करूं इसकी? शायद होश में। ठोको साले को। मीर सिंह क्रोध में मुट्ठियां भींचते हुए गुर्राया। अजीत मलिक खूंखार अंदाज में आगे बढ़ा। देवराज चौहान अपनी जगह बैठा मुस्कुराता रहा। करीब पहुंचकर मलिक ने देवराज चौहान की कमीज का कॉलर पकड़कर उसे उठाया और जोरदार घूंसा उसके गाल पर मारा। हल्की सी करहा के साथ देवराज चौहान 2 कदम दूर जा गिरा। मलिक पुनः आगे बढ़ा और नीचे पड़ी देवराज चौहान के कूल्हे पर जोरदार ठोकर मारी। पुनः हल्की सी करहा के साथ देवराज चौहान 2-3 लुढ़कनियां खा गया। मीर सिंह चावला उससे सिर्फ 4 कदम की दूरी पर खड़ा था। देवराज चौहान इंतजार कर रहा था कि मलिक पुनः आगे बढ़कर उसे ठोकर मारेगा और मीर सिंह तक पहुंच जाएगा, परंतु मलिक के ठोकर मारने की नौबत ही नहीं आई। मीर सिंह दांत पीसता हुआ आगे बढ़ा और देवराज चौहान के सिर के बाल मुट्ठी में जकड़कर उसे खड़ा करते हुए गुर्राया। नाम याद है तुझे अपना? मीर सिंह भिजे दांतों से बोला। हाँ, बोल, नाम बोल। मीर सिंह खतरनाक स्वर में गुर्रा उठा। देवराज चौहान। होश में है ना तू? मीर सिंह हिंसक जानवर लग रहा था। हाँ, तुझे मालूम है 12 बज रहे हैं और तू मरने वाला है। 12 बज रहे हैं? देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। लेकिन मैं मरने वाला नहीं हूँ। साले! मीर सिंह ने पागल जानवर की तरह देवराज चौहान के चेहरे पर घूंसा मारना चाहा। उसी पल बिजली की तरह देवराज चौहान के शरीर में हरकत हुई। हाथ में रिवॉल्वर चमकी। कोई समझ पाता, कुछ कर पाता। रिवॉल्वर की नाल मीर सिंह के पेट में सट चुकी थी। मीर सिंह का शरीर बेजान सा खड़ा का खड़ा रह गया। आंखों में अविश्वास के भाव दिखाई देने लगे। फटी फटी आंखों से वह देवराज चौहान को देखे जा रहा था। अगर किसी ने किसी भी तरह की हरकत की तो मैं मीर सिंह को उड़ा दूंगा। देवराज चौहान का दरिंदगी से भरा स्वर वहां गूंजा। अपनी गनें नीचे फेंको। अगले ही पल चारों गनमैनों ने गनें नीचे रख दी। तुम भी जेब से हथियार बाहर गिराओ। अजीत मलिक ने फौरन जेब से रिवॉल्वर निकालकर बेड पर फेंक दी। अपने आदमियों से कहो कि कोई गड़बड़ न करे। देवराज चौहान दांत भींचकर मीर सिंह से बोला। जो यह कहता है वही करो। मीर सिंह ने सूखे होठों पर जीभ फेरकर कहा। देवराज चौहान और मीर सिंह की आंखें मिली। मीर सिंह, तुम्हारे खेल का स्टाइल तो मैंने देख लिया, अब तुम मेरे खेल का स्टाइल देखो। देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा। तुम मेरे भगवान बने हुए थे, मेरी सांसों को छीनने के लिए। किसी की सांस कोई नहीं बंद कर सकता जब तक भगवान न चाहे। मीर सिंह ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। अजीत मलिक और चारों गनमैन अपनी अपनी जगह पर स्थिर खड़े थे। टाइम कितना हुआ है? देवराज चौहान दांत भींचकर खतरनाक स्वर में बोला। मीर सिंह सकते की हालत में खड़ा था। टाइम। देवराज चौहान गुर्राया। मीर सिंह ने अपनी बाईं बांह जरा सी ऊपर करके कलाई में बंधी घड़ी पर निगाह मारी। 12। मीर सिंह के होठों से निकला। 12 बजे का वक्त तुमने मेरी मौत के लिए मुकर्रर किया था और वक्त तुम्हारा आ गया है। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। बच सकते हो, जो मैं कहूँ वह करके। क्या? मीर सिंह अपनी हालत पर काफी हद तक काबू पा चुका था। अपने गनमैन को कहो कि यह तिजोरी बाहर तक ले चले। तिजोरी के नीचे पहिए लगे हैं, धकेलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहो। देवराज चौहान भीजे स्वर में बोला। मीर सिंह चावला के पास देवराज चौहान की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था।
इनकार का मतलब था सबसे पहले उसकी मौत। मलिक, मीर सिंह ने फंसे स्वर में कहा। यह जो कह रहा। मलिक नहीं, गनमैन, चारों में से एक। देवराज चौहान गुर्राया। मलिक इसी कमरे में रहेगा। मीर सिंह ने सूखे होठों पर जीभ फेरकर एक गनमैन को इशारा किया। गनमैन सतर्कता भरी मुद्रा में तिजोरी की तरफ बढ़ा और करीब पहुंचकर तिजोरी पर दोनों हाथ रखकर उसे धकेलते हुए दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। घूमो, देवराज चौहान ने दांत भींचकर मीर सिंह से कहा। मीर सिंह जैसा इंसान बेबस होकर घूमा। रिवॉल्वर की नाल मीर सिंह की कमर से जा सटी। चलो। मीर सिंह आगे बढ़ा। देवराज चौहान रिवॉल्वर सटाए उसके पीछे। तिजोरी को धकेलने वाला गनमैन कमरे से बाहर निकल चुका था। देवराज चौहान और मीर सिंह भी कमरे से बाहर निकले। दरवाजा बाहर से बंद करो, देवराज चौहान ने गुर्राकर गनमैन से कहा। तिजोरी को धकेलने वाला गनमैन ठिठका और पलटकर दरवाजा बंद करते हुए सिटकने लगा दी। अपने गनमैन से कह दो कि तिजोरी को बाहर पोर्च तक लेकर आए। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल का दबाव मीर सिंह की कमर में बढ़ाते हुए कहा। और तुम भी कान खोलकर सुन लो मीर सिंह चावला, सामने कोई आता है तो उसी रास्ते से हटाना तुम्हारा काम है। अगर कहीं भी कोई गड़बड़ होती है तो जिम्मेदारी तुम्हारी, मरोगे तुम। कम ऑन। देवराज चौहान ने कमर से रिवॉल्वर सटाए आगे धक्का दिया। दोनों पुनः आगे बढ़े। तिजोरी धकेलने वाला गनमैन उनसे 2 कदम आगे था। देवराज चौहान मीर सिंह चावला को लिए महल नुमा बंगले के पोर्च में मौजूद कार के पास रुका। तिजोरी लिए गनमैन पहले ही वहां पहुंच चुका था। रास्ते में जो भी गनमैन मिला नज़ारा देखते ही साइड हो गया। मीर सिंह को आंखों का इशारा भी था कि पीछे हट जाओ, बीच में कोई दखल न दे। हर गनमैन यह नज़ारा देखकर हक्का पक्का था। मीर सिंह तिजोरी को कार की डिक्की में रखवाओ। तिजोरी? मीर सिंह ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। डिक्की में नहीं आएगी। आ जाएगी। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल का दबाव बढ़ाया। थोड़ी सी बाहर भी रहेगी तो चलेगी। जो मैं कह रहा हूँ वही होना चाहिए। डिक्की में रखो, मीर सिंह ने गनमैन से कहा। आसपास गनमैन फैले हुए थे। कोई कुछ करीब था तो कोई दूर। अपनी अपनी गन फेंक दो, देवराज चौहान ने ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कहा, वरना मीर सिंह को भून दूंगा। जल्दी, मुझे एक के भी हाथ में गन नजर ना आए। उसके बाद एक गनें नीचे गिराई जाने लगी। पोर्च में पर्याप्त रोशनी थी। हर तरफ मौज का सा सन्नाटा छाया हुआ था। सबकी निगाहें देवराज चौहान पर, मीर सिंह पर और उनके बीच फंसी रिवॉल्वर पर थी। जो हो रहा था ऐसा पहले किसी ने देखा नहीं था, सोचा तक नहीं था। देवराज चौहान गनमैन को देखकर गुर्राया। तिजोरी डिक्की में भारी है, मुझसे उठाई नहीं जा रही। गनमैन घबराकर बोला। दूसरे को साथ लगा, दांत भींचकर देवराज चौहान बोला। किसी के कुछ कहने से पहले ही एक गनमैन आगे आ गया। दोनों गनमैनों ने तिजोरी उठाकर डिक्की में रखी, परंतु डिक्की पूरी तरह बंद नहीं हो सकी। 1 फीट खुली रही। अपने गनमैन को दौड़ाओ। देवराज चौहान मीर सिंह की कमर पर रिवॉल्वर का दबाव बढ़ाकर कह उठा। गेट पूरा खुलवा दो और गेट पर खड़े गनमैनों से कहो कि वह बुद्ध की तरह खड़े रहें। रिवॉल्वर के जोर पर खड़ा मीर सिंह दांत भींचकर विवश स्वर में पास मौजूद गनमैन से कह उठा, जो यह कह रहा है गेट पर जाकर वही करो। मीर सिंह के शब्द सुनते ही गनमैन गेट की तरफ दौड़ा। अब तो सुन मीर सिंह चावला, अंडरवर्ल्ड डॉन, आज तेरे ही घेरे में जो तेरे साथ हो रहा है वह न तो पहले कभी हुआ होगा और न ही भविष्य में होगा। यह देवराज चौहान का अपना स्टाइल है। मीर सिंह का स्टाइल तो सबने देखा होगा। आज देवराज चौहान का स्टाइल सब देख रहे हैं। चल कार में बैठ। अब कार तू ड्राइव करेगा और कराएगा यह रिवॉल्वर। मैं तेरी बगल में बैठूंगा। मीर सिंह चावला ने सूखे होठों पर जीभ फेरकर देवराज चौहान को देखा। देखता क्या है? सुनो, मीर सिंह ने सूखे स्वर में कहा। तुम्हें तिजोरी चाहिए? ले जाओ। मेरे साथ जाने की क्या जरूरत? तेरे साथ जाने की बहुत जरूरत है, देवराज चौहान कड़वे स्वर में बोला। मैं अकेला तिजोरी लेकर गया तो तू अपने गनमैन मेरे पीछे दौड़ा देगा। रास्ते में मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। बैठ कार में। मीर सिंह जानता था इस वक्त इनकार करना उसकी जान ले सकता है और वह जान गंवाने के हक में नहीं था। ना चाहते हुए भी वह आगे बढ़ा और दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर जा बैठा।
मात्र एक क्षण के लिए मीर सिंह की कमर से रिवॉल्वर की नाल हटी और भीतर बैठते ही देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल पुनः उसकी कमर से सटा दी। चल, देवराज चौहान गुर्राया। मीर सिंह ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। देखते ही देखते कार गेट से बाहर निकलती चली गई। कुछ आगे जाकर देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर पीछे देखना चाहा तो मीर सिंह सपाट स्वर में बोला, पीछे कोई नहीं आएगा। मैंने किसी को ऐसा इशारा नहीं किया और मेरे इशारे के बिना कोई पीछे नहीं आ सकता। देवराज चौहान के हाथ में दबी रिवॉल्वर मीर सिंह की कमर से सटी थी। तुमने रिवॉल्वर कहाँ से ली, जबकि तलाशी में तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं था? यह वह रिवॉल्वर है जो तुमने मेरे हाथ से गिरवाई थी, लेकिन कमरे में आकर उसे उठाना भूल गए और बाद में मैंने इसे वापस अपने कपड़ों में छिपा लिया था। मीर सिंह चावला दांत पीसकर रह गया। आज के बाद एक बात का ध्यान रखना मीर सिंह चावला, कि शेर को पिंजरे में कैद करके बाहर से उंगलियां डालकर शेर को छेड़ कर उससे खेला नहीं जाता। यह नहीं भूलना चाहिए कि शेर पिंजरे में बंद सही, लेकिन वह शेर है। देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। मीर सिंह कुछ नहीं बोला। आगे से बाएं मोड़ना। मोड़ आते ही मीर सिंह ने कार देवराज चौहान के कहने के मुताबिक मोड़ ली। देवराज चौहान, मीर सिंह अब तक अपने पर पूरी हद तक काबू पा चुका था। तुम जो भी कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे। मत भूलो, मैं मीर सिंह चावला हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर रहा मीर सिंह। देवराज चौहान शब्दों को चबाकर बोला। तुम मेरी जान लेने जा रहे थे और मेरा इरादा तुम्हारी जान लेने का नहीं है, जबकि सांप को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हें फिर बाएं लो। मीर सिंह कार को बाएं मोड़ता हुआ बोला। तिजोरी में बहुत सामान है, तुम्हें सिक्का चाहिए ले लो। मैं नहीं, अब तिजोरी मेरी हुई। इसे मैं अपनी मेहनत से ऐसी जगह से लाया हूँ जहाँ तक कोई पहुँच भी नहीं सकता। देवराज चौहान ने भिजे दांतों से कहा। मीर सिंह के चेहरे पर बेबसी के भाव नाच रहे थे। देवराज चौहान, हम दोस्त नहीं बन सकते। नहीं, दुश्मनों के साथ दोस्ती करना मेरी फितरत में शामिल नहीं है। दोस्ती ना सही, समझौता कर कुछ नहीं हो सकता। देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। जुबान बंद रखो, मेरी उंगली ट्रिगर पर है, दब गई तो तुम्हारी सांसें बाहर आ जाएंगी। मीर सिंह होठ भींचकर रह गया। कुछ देर बाद देवराज चौहान रिवॉल्वर का दबाव बढ़ाकर बोला, कार रोको। मीर सिंह ने सड़क के किनारे कार रोक दी। उतरो, देवराज चौहान ने भींचे दांतों से कहा। मीर सिंह दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। देवराज चौहान सरक कर ड्राइविंग सीट पर बैठा और दरवाजा बंद किया। अंधेरे में दोनों की आंखें मिली। मीर सिंह की आंखें किसी भेड़िए की तरह सुर्ख हो रही थी। वैसे तो तुम बहुत समझदार हो, फिर भी एक सलाह देना चाहता हूँ कि अगर दुश्मन कब्जे में आ जाए तो उससे खेल मत खेलो, खत्म कर दो। खुद को सामने वाले से ज़्यादा ताकतवर मत समझो। मीर सिंह के होठ सख्ती से भींच गए। एक बात मैं भी कहूँ देवराज चौहान? कहो। सुनकर मुझे शूट तो नहीं कर दोगे? नहीं, मुंह की बात का जवाब मैं मुंह से ही दूंगा। देवराज चौहान ने चुपते सुर में कहा। मेरा नाम मीर सिंह चावला है। मीर सिंह एक एक शब्द चबाकर दरिंदगी भरे स्वर में कह उठा। एक बार तो धोखे में मात खा गया, लेकिन दूसरी बार मेरी हार नहीं होगी। देवराज चौहान के होठों पर सख्त हंसी आ फंसी। यह मत समझना कि मामला खत्म हो गया। यह किस्सा तुम्हारी मौत के साथ ही खत्म होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा देवराज चौहान। मीर सिंह ने कभी हारना नहीं सीखा, मैं हमेशा जीतता ही रहा हूँ। देवराज चौहान खतरनाक अंदाज में मुस्कुराया और कार आगे बढ़ा दी। पीछे से मीर सिंह चावला की वहशी गुर्राहट उसके कानों में पड़ी। कार से उतरकर देवराज चौहान ने बंगले का गेट खोला और पुनः कार में बैठकर कार आगे बढ़ाते हुए पोर्च में ला रोकी। इंजन बंद करके नीचे उतरा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी दरवाजा खुला और जगमोहन का चेहरा नजर आया। कार की आवाज़ सुनकर उसकी आंखें खुल गई थी। वह नींद से उठकर आ रहा था। देवराज चौहान को देखते ही उसके चेहरे पर तसल्ली के भाव उभरे। मेरा मैसेज मिल गया था। मैंने धन्नो को हाँ बता दिया था धन्नो ने। देवराज चौहान के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। फिर क्या हुआ? जगमोहन के होठों से निकला। वह सिक्का? सवाल बाद में। देवराज चौहान ने उसे रोका। कपड़े बदलकर मुंह धोकर 1 मिनट में बाहर आओ। जगमोहन बिना कुछ पूछे पलट गया। देवराज चौहान सिगरेट सुलगाकर कार तक पहुंचा और डिक्की ऊपर उठा दी। फिर डिक्की में पड़ी तिजोरी को
देवराज चौहान ने किसी तरह बाहर निकाला और पहिए के बल सीधा खड़ा किया। तभी जगमोहन बाहर निकला। तिजोरी को देखते ही वह हड़बड़ा उठा। यह क्या? वह जल्दी से पास पहुंचा। तिजोरी। देवराज चौहान पुनः मुस्कुराए। वह तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन किसकी है? कहाँ से? मीर सिंह चावला की तिजोरी है, और जो सिक्का हमें चाहिए वह इसी के बीच में है। वाह, 1 रुपए की डकैती करने गए थे और पूरी तिजोरी उठा। वक्त कम है, इस समय सिर्फ काम करो, देवराज चौहान ने कहा। यह कार मीर सिंह चावला की है। इसे यहाँ से इतनी दूर छोड़ आओ कि कोई सोच भी न सके कि कार यहाँ तक आई थी। जगमोहन फौरन कार में बैठा। देवराज चौहान तिजोरी को धक्का देता हुआ साइड हो गया। जगमोहन ने कार बैक की और तूफानी गति से बाहर ले जाता चला गया। देवराज चौहान तिजोरी धकेलता हुआ भीतर की तरफ ले जाने लगा। घंटे भर बाद जगमोहन की वापसी हुई। सिक्का जिस पर खजाने का नक्शा बना हुआ है वह इसी तिजोरी में है? जगमोहन ने आते ही पूछा। हाँ, लेकिन तुम मीर सिंह जैसे इंसान के यहाँ से तिजोरी कैसे ले आए? जगमोहन ने अजीब से स्वर में कहा, जबकि वहाँ किसी का प्रवेश करना और बाहर आना भी संभव नहीं। मीर सिंह चावला को शुरू से ही मालूम था कि मैं चमन लाल का रिश्तेदार नहीं हूँ, बल्कि उसे पैसा देकर उसका रिश्तेदार बना हूँ। यह बात चमन लाल ने ही मीर सिंह को बताई, तो मीर सिंह ने उसे कहा कि जैसा वह कहता है तुम वैसा ही करो। चमन लाल मुझे 12 लाख लेकर मुझे मीर सिंह के फंदे में फंसा गया, जबकि मैं सोचता रहा कि मेरा पासा ठीक पड़ा है। और मीर सिंह सब कुछ जानते हुए मेरे से खेल खेलता रहा। वह मेरा चेहरा देखकर ही पहचान गया था कि मैं देवराज चौहान हूँ। साला चमन लाल, मैं चमन लाल से मैं निपट लूँगा, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। वैसे गलती मेरी भी रही कि मीर सिंह के यहाँ जाने से पहले मुझे अपने चेहरे में इतना बदलाव कर लेना चाहिए था कि देखते ही वह मुझे ना पहचान सके। फिर क्या हुआ? देवराज चौहान ने सब कुछ बता दिया कि वहाँ क्या क्या हुआ। सुनकर जगमोहन गंभीर हो गया। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती थी। देवराज चौहान मुस्कुराकर रह गया। मीर सिंह जैसा दरिंदा खामोश नहीं बैठेगा। मीर सिंह की बात छोड़ो, वह कुछ करता है तो देख लेंगे, देवराज चौहान ने कहा। सोहनलाल मिला? हाँ मिला। पट्ठा तगड़ी ऐश कर रहा है। आजकल छुट्टी की जगह गाड़ियाँ निकालता है। लगता है कहीं मोटी जगह हाथ मारा है। जगमोहन मुस्कुराकर बोला। कल शाम उससे बात हुई। मैंने उसे साथ लाना चाहा तो अपना पता देकर बोला, जब उसकी ज़रूरत पड़े तो बुला लो। ठीक है, कल मैं उससे मिलूंगा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। तिजोरी खुल जाएगी कि नहीं? एकाएक जगमोहन ने पूछा। खुल जाएगी, लेकिन काफ़ी दिक्कत के बाद। इसके कॉम्बिनेशन मिलाने में कोई गड़बड़ है। सोहनलाल ही समझ सकेगा कि क्या गड़बड़ है। जगमोहन की निगाह तिजोरी पर जा टिकी। अगले दिन सुबह देवराज चौहान नहा धोकर तैयार हुआ तो 10 बज रहे थे। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।